तो अभी हाल ही में आपने ये नोट किया होगा कि इंडिया का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड है एंड वी आर विटनेसिंग राइज ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्सेस एंड दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी वाई बिकॉज इंडियन पार्टी सिस्टम पे ऑलरेडी यूपीएससी ने 2016 में सवाल पूछा है जहाँ पे वो पूछ रहे थे कि कैसे वो पास कर रहा है थ्रू अ फेज ऑफ ट्रांजिशन जहाँ पे फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं पैराडॉक्सेस हैं। ये क्वेश्चन क्यों आया था, किस कंटेक्स्ट में आया था? 2014 के बाद से बीजेपी का सडन राइज हुआ था एंड जो कांग्रेस डोमिनेंट सिस्टम था वो डिक्लाइन कर रहा था। उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आया था। तो अभी भी जिस तरीके से हम नई पॉलिटिकल स्टार्टअप्स का राइज देख रहे हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। एंड अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है या इससे रिलेटेड कुछ है, देन इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स दूंगा विच if you will use in your essays and answers, then you will get very good marks. बट फर्स्टली हमें समझना होगा कि ट्रिगर इवेंट क्या है इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट के। तो देखो, दो बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहला, तमिलनाडु में टीवी के सी जोसेफ विजय की जो पार्टी है, उन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग डीएमके एआईए डीएमके की जो रीजनल डुओपोली थी, मतलब तमिलनाडु में या तो डीएमके जीतेगी या एआईए डीएमके, बस इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता था, उसको डिसरप्ट करा और वो भी पहले इलेक्शन में। सेकेंडली, प्रशांत किशोर की जो जन सुराज पार्टी है, उन्होंने अपनी पहली लेजिस्लेटिव विक्ट्री हासिल करी है और वो एक छोटी मोटी जगह से हासिल नहीं करी है, वो हासिल करी है बांकीपुर असेंबली बाईपोल में, जहां पे लगातार पिछले 30 सालों से बीजेपी जीत रही थी। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी जो रिसेंट में बिहार इलेक्शन हुए थे, वहां पे बीजेपी को हिस्टोरिक मैंडेट मिला था। तो आप देख सकते हो किस तरीके से वेव शिफ्ट हो रही है, किस तरीके से नए पॉलिटिकल स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं। अब देखो ये क्या दिखाता है, सबसे पहले तो ये डिसरप्टिव लीडरशिप को दिखा रहा है। ये बहुत अच्छे कीवर्ड मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनको नोट डाउन करना, अपने आंसर में जरूर से यूज करना। डिसरप्टिव लीडरशिप, व्हाई इट इज इमर्जिंग? इट इज ब्रेकिंग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एकदम नए नए पॉलिटिक्स में घुसे और वहां पे उन्होंने डिसरप्शन ला दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक इंगेजमेंट है। जहां पर भी टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रास रूट अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्ट पब्लिक एंगेजमेंट होगा, तो आपको डिसरप्टिव लीडरशिप दिखेगा। तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट, सोशल मीडिया का इंपैक्ट भी काउंट कर सकते हो। दूसरा, अब लोगों में डिमांड है आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस की, ये अगेन एक कीवर्ड है। अब लोग लेगेसी पॉलिटिक्स नहीं देख रहे, कितने सालों से इनकी पार्टी है, ये सब नहीं देख रहे। नाउ दे वांट परफॉर्मेंस। अगर कोई नया पॉलिटिकल स्टार्टअप भी उन्हें परफॉर्मेंस दे रहा है, देन दे विल ज्वाइन दैट। ठीक है। एंड अब हम ये देखेंगे कि राइज होगा अल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स का, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, दूसरे भी जो अलग अलग पार्टीज बन रही है, ऑनलाइन मीम पार्टीज, वो अब इमर्ज कर रही है। इसके ऊपर मैंने पहले भी बात करी थी, इंस्टाग्रामिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब बियॉन्ड पार्टीज पॉलिटिक्स जा रही है, काफी ज्यादा डीपन हो रही है पॉलिटिक्स। और ये आपके सिलेबस के काफी एरिया से कनेक्ट होता है। वैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी इसके बारे में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन के सामने क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये उससे कनेक्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल रिफॉर्म, प्रेशर ग्रुप, इन सारी चीजों से कनेक्ट हो रहा है। साथ ही आपके एथिक्स में एथिकल पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल एटीट्यूड पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इससे भी कनेक्ट होता है। डेमोक्रेटिक डीपनिंग से भी ये कनेक्ट हो रहा है। अगर ऐसे में आप कोई पॉइंट लिखते हो या कुछ आप चेंज के रिगार्डिंग कुछ लिखते हो या गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ लिखते हो, यू कैन यूज दिस कंटेंट। अब देखो, सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट ट्रांजिशन क्या है? इट विल डायरेक्टली हेल्प यू इन राइटिंग गुड आंसर। पहले वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनेट करा टिल 1967। उन्हीं की सरकार रहती थी हर बार, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 75 तक, इमरजेंसी तक तो उन्हीं का था। बीजेपी की डोमिनेंस स्टार्ट होती है 2014 के बाद से, जो ऑलमोस्ट चलती है आपके 2024 तक। 2024 का जो इलेक्शन था उसके बाद में बीजेपी की फुल मेजोरिटी नहीं आती है सेंटर पे, वहीं से हमें देखने को मिलता है नई पार्टीज का इमरजेंस होने लगता है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है। तो वो इमरजेंस अब किस तरीके से दिख रहा है? मल्टी सेंट्रिक कॉम्पिटिशन, मतलब एक रीजन में मल्टीपल पार्टीज इमर्ज हो रही हैं, सोशल मीडिया की मदद से कनेक्ट कर रही हैं और इलेक्शन लड़ रही। तो अब कंपटीशन काफी मल्टी सेंट्रिक हो चुका है, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम जैसा अब नहीं रहा। रीजनल बायपोलर पॉलिटिक्स, पहले हर एक रीजन में, जैसा मैंने आपको बताया, तमिलनाडु में डीएमके एआईए डीएमके, जेडी आरजेडी, आपके बिहार में ऐसा रहता था। लेकिन अब अल्टरनेटिव पॉलिटिकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं और इसका रीजन क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब तक डायनेस्टिक लीडरशिप, हाई कमांड कल्चर हमने देखा है पार्टीज में, लेकिन अब गवर्नेंस फोकस्ड पॉलिटिक्स हो चुकी है। अब लोग गवर्नेंस पे फोकस कर रहे हैं, आप कितनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर अब फोकस हो रहा है। और आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन होता था, जैसे डीएमके एआईडीएमके, बिहार में भी कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन होता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डेटा ड्रिवन इलेक्शनरिंग के जरिए इशू बेस्ड मोबिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पे कीवर्ड क्या है? मल्टी सेंट्रिक कॉम्पिटिटिव डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं, जहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में मल्टीपल पार्टीज है। देखो, एक टाइम था जहां लग रहा था कि
वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम ही चलेगा और छोटी छोटी पार्टीज, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, ठीक है, और ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वो इमर्ज नहीं करेगी। लेकिन इसका अपोजिट हम देख रहे हैं, अब डोमिनेंट प्लेयर के अलावा नए प्लेयर्स इमर्ज हो रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रीजनल डुओपोली को खत्म करने का, तमिलनाडु केस स्टडी है, ठीक है, जहां पे टीवी की पार्टी ने 30 साल से जो ये द्रविडियन डुओपोली चल रही थी इन दो पार्टीज की, उसको फर्स्ट इलेक्शन में ही खत्म कर दिया। ठीक है, यहां तक कि जो प्रीवियस सीएम थे तमिलनाडु के, वो भी अपनी सीट से इलेक्शन हार जाते हैं। अब ये कैसे हुआ? देखो, ये सिर्फ सेलिब्रिटी स्टेटस से नहीं, क्योंकि लोग सेलिब्रिटी स्टेटस के पीछे नहीं भाग रहे हैं। टीवी के ने क्या करा, उन्होंने मास अपील, पहला तो मास अपील पे फोकस है, मासेस से कनेक्ट करना है, स्पेशली यूथ से कनेक्ट करना है, क्योंकि यूथ कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। एंड गवर्नेंस नेरेटिव रहना चाहिए, कास्ट रिलीजन ये सब नहीं, गवर्नेंस नेरेटिव रहना चाहिए। इसको मर्ज करके उन्होंने इलेक्टोरल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक रीजन है जो हमें देखने को मिलता है क्यों ओल्डर पार्टीज ब्रेक हो रही है। दूसरा, जन स्वराज पार्टी, देखो अब तक जो पार्टीज होती थी वो प्रेशर ग्रुप से पॉलिटिकल पार्टी बनती थी, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से पॉलिटिकल पार्टी बनी। प्रेशर ग्रुप से पार्टी कैसे बनती थी? जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले 1885 में प्रेशर ग्रुप था, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनता है, ठीक है, और आज़ादी के बाद में सेम आम आदमी पार्टी का केस था, वो पहले एक प्रेशर ग्रुप था, फिर उसके बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया। यहाँ पे हम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी से पार्टी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी टीवीके को भी दी है। तो जो फॉर्मूला टीवीके ने यूज करा वो प्रशांत किशोर से इन्फ्लुएंस था, और वही फॉर्मूला प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने यूज करा है अभी के इलेक्शन में। अब वो फॉर्मूले क्या है? देखो, पहले उस पर आने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जो बांकीपुर सीट है, वैसे डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन सी कि जो डिफरेंस है, यहाँ पे 3 पार्टीज असल में चुनाव लड़ रही थी, तो ट्रायंगुलर कंपटीशन था। उसमें ये नई पार्टी है जो इमर्ज होती है और 18,953 वोट से हराती। तो आप देख सकते हो 30 साल से बीजेपी यहाँ पे जीत रही थी, लेकिन इन्होंने उसको 18,000 वोट से हराया। अब उसका कारण क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, बट पहली चीज कि अगर कोई ग्रास रूट पे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करता है तो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टीज को हरा सकता है। ठीक है, अब इलेक्टोरल स्ट्रेटेजीज क्या थी? तो सबसे पहले हाइपर लोकल माइक्रो टारगेटिंग। अब ये आप अपने गवर्नेंस का जो टॉपिक है, आपकी समझे आप कहाँ कहाँ पे इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन में आप इसको यूज कर सकते हो, हेल्थ केयर में आप इसको यूज कर सकते हो, सोशल इन्फ्लुएंस परसुएशन वाले क्वेश्चन जो यूपीएससी ने एथिक्स में पूछे हैं वहां पे इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कॉर्नर मीटिंग इन्होंने करी, चाय पे चर्चा इन्होंने करी, 100 से 150 रेजिडेंट इंटरेक्शन इन्होंने करे, मास रैली के बजाय, क्योंकि मास रैली बड़े लीडर्स बड़ी पार्टीज कर रही थी, इन्होंने इस तरीके से अप्रोच करा और यहाँ पे इनको जीत भी मिली। यानी कि पर्सनल कनेक्ट अब एक मेजर रोल निभा रहा है। मास कैंपेनिंग की बजाय लोगों का पार्टिसिपेशन, उनके साथ इंटरेक्शन इज ब्रिंगिंग रिजल्ट। इसके बाद में फ्रेम शिफ्टिंग। देखो, उन्होंने बाईपोल को सिर्फ इलेक्शन नहीं रहने दिया, उन्होंने उसको इस तरीके से प्रेजेंट करा कि एक रेफरेंडम है, अगर आप गवर्नमेंट की गवर्नेंस यूथ एम्प्लॉयमेंट से खुश नहीं हो तो मुझे वोट दो, ताकि गवर्नमेंट को एक सिग्नल जाए। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों का जो इंटरप्रिटेशन था वो भी चेंज कर दिया रिगार्डिंग इलेक्शन। ठीक है, तो इसको हम परसुएशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप देखो, डायरेक्ट नेम तो यूज मत करना जनसुराज ये सब, लेकिन आप इसको एक जनरल एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हो कैसे परसुएशन काम करता है। ग्रेनुलर सोशल कोलिशन बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखो, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस थी, माइनॉरिटीज थी एंड अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज थी, इन तीनों को उन्होंने यूनाइट करा। ठीक है, किस पे? सेम इनके इश्यूज थे, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें, उसके बेसिस पे इन्होंने उनको यूनाइट करा। अब ये दिखाता है कि डेवलपमेंट जो है और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो दोनों साथ साथ चल सकती है, क्योंकि इन्होंने आइडेंटिटी को कनेक्ट कर दिया डेवलपमेंट से। और मेरे ओपिनियन में यही एक फॉर्मूला है जो इंडिया में वर्क करता है, आइडेंटिटी प्लस पॉलिटिक्स, एंड आगे चल के यही वर्क करेगा। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग फॉर्मूला। इट वाज अ मेजर रोल, लाइक इट प्लेड अ मेजर रोल इन 2014 आल्सो। दूसरा, यूथ डिसकंटेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है अभी के टाइम पे, चाहे हम तमिलनाडु में देखें चाहे हम बिहार में देखें। तो एग्जामिनेशन में जो इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें, और इनको गवर्नमेंट क्योंकि एड्रेस नहीं कर पा रही, तो एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो हो रहा है ना, उसके कारण पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो रहा है और उसके कारण पॉलिटिकल लॉस हो रहा है। तो ये कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना चाहिए। साथ ही जो इनकम्बेंट था उनके एंड में कैंडिडेट को रिप्लेस किया गया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ इश्यूज थे, वो भी हम देख सकते हैं। बट ये 4 बड़े कारण हैं जो तो आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पे प्ले आउट कर रहे हैं। अब इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो आज के टाइम की पॉलिटिक्स है ना,
और जो आने वाले टाइम की पॉलिटिक्स है वहाँ पे जेन जेड वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। और लोग जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लॉयल्टीज थी कि मैं इस कास्ट का हूँ या मैं इस रिलीजन का हूँ, मैं इसी को वोट दूंगा, वो खत्म हो जाएगी। मेन रोल ये निभाएगा, ये हमें दिख भी रहा है। तो ये जो कीवर्ड मैंने दिया है एस्पिरेशनल वोटिंग, इसको आप जरूर से यूज करना। फेटीग विद स्टेटस को, अब लोगों की प्रेफरेंस बदल रही है, वो एक फ्रेश लीडरशिप चाहते हैं, इसीलिए आप देखोगे अल्टरनेटिव पार्टीज इमर्ज हो रही है, ग्रास रूट पॉलिटिक्स ग्रो हो रही है, क्योंकि अब वो स्टेटस को से कहीं ना कहीं जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो थोड़े से परेशान लगते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो ये दो फैक्टर काम नहीं करते, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर इशू आता है। तो परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स एक कीवर्ड है, इसको भी आप यूज करो। अब एक ग्रेजुअल शिफ्ट है, लोग प्योरली आइडेंटिटी के बेसिस पे वोट नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि आप कौन सी कास्ट के हो, रिलीजन हो, वरना ऐसे कहा जाता था कि पीपल डोंट कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, वो वोट नहीं डालते, दे वोट देयर कास्ट। ये था इंडिया में पैटर्न। लेकिन अब परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहाँ पे लोग देख रहे हैं बिजली, सड़क, पानी, पढ़ाई, कमाई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जा रही है। इसको अगर आपने ऐसे में यूज़ करा, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखोगे मैगजीन्स में ऐसे नहीं दे रखी होती। एक ऑब्जर्वेशन एंड ओवरऑल स्टडी से मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। नाउ इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस भी अब इलेक्शन कमीशन के सामने आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बन रही है। ठीक है, और उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और डी रजिस्ट्रेशन की पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, और फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डमी पॉलिटिकल एंटिटीज इमर्ज हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की रिस्क है। दूसरा, अब इसमें जो नेचर ऑफ कैंपेन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब डेटा एनालिटिक्स, माइक्रो टारगेटिंग, जैसे जनसुराज के केस में हमने देखा, टीवीके के केस में हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा एकदम टारगेटेड तरीके से मार्केटिंग एंड कैंपेनिंग करी गई है। डिजिटल कैंपेन्स का रोल बढ़ रहा है, सोशल मीडिया का रोल बढ़ रहा है, एंड एआई असिस्टेड चैटबॉट्स, वोटर आउटरीच, इसका रोल बढ़ रहा है। यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फिजिकल कैंपेनिंग के लिए डिजाइन किया गया था, अब फिजिकल कैंपेनिंग का इतना रोल, मतलब उसका रोल ही डिक्लाइन हो रहा है, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो इसको भी अपडेट करने की जरूरत है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे यूपीएससी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछ चुका है, वहां पे अगर आपने ये लेटेस्ट ट्रेंड वाले पॉइंट लिखे, यू विल गेट मोर मार्क्स। ना ओवरऑल वे फॉरवर्ड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, हर एक पार्टी के अंदर ग्रो होनी चाहिए, लीडरशिप को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, अदरवाइज ये बाकी पार्टीज भी डायनेस्टिक एंड हाई कमांड ड्रिवन हो जाएगी, लेकिन आज के टाइम पे इट विल काज लॉस। ठीक है, सेकेंडली इलेक्टोरल रिफॉर्म आना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल फंडिंग, डिजिटल कैंपेन का रेगुलेशन करना जरूरी है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट भी किया जाना चाहिए, और भी अच्छे तरीके से यूजिंग अपडेशन। अब वो अपडेशन क्या है? अभी के टाइम पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपडेटेड आना चाहिए, जो कि एआई ड्रिवन जो कैंपेनिंग हो रही है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग हो रही है सोशल मीडिया के जरिए, डेटा प्राइवेसी एंड माइक्रो टारगेटिंग के रिगार्डिंग जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करें। सो दिस वाज द एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स इन जनरल, दिस इज the analysis of latest political startups, and I will bring more such content. And if you have any issue, you can fill the form given in the comment section for free guidance. All the best for your UPSC journey.